Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today's video we will learn about A.J. Grimm's important terms. The first one is एक्टेंशनल मॉडल। ये जो है एक्टेंशियल मॉडल की बात करते हैं, जो कि रोल फॉर्म्स होती हैं, यानी कि किसी भी प्ले में या ड्रामा में जो भी मेन रोल फॉर्म्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। जैसे कि हर नॉवल में एक सब्जेक्ट जो कि प्रेजेंट करता है, जैसे हीरो ऑब्जेक्ट जो कि गोल की तरह होता है कि हीरो का क्या गोल है, जैसे कि किंगडम प्राप्त करना है या फिर रिवेंज लेना है या फिर नॉलेज गेन करना है, वो उसका ऑब्जेक्ट हो गया, गोल हो गया। द नेक्स्ट वन इज सेंटर। सेंटर क्विस्ट सेट जो कि रोल्स दिखाए जाते हैं उस नॉवल के अंदर वो, और रिसीवर यानी कि बेनिफिट, हीरो को उन सब चीज़ों से क्या बेनिफिट है, उसे किंगडम मिला या नहीं, उसने रिवेंज लिया नहीं, इस तरह की चीज़ें। हेल्पर मतलब कोई भी किसी भी तरीके की जो भी हीरो की हेल्प करता है या उसकी लाइफ में जो भी मैजिकल थिंग्स होती हैं वो इसमें हेल्पर में आती हैं। अपोनेंट हीरो के जो अपोजिट होता है, विलन, वही अपोनेंट होता है। ये 6 एक्सटेंशियल मॉडल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, नेवर फॉरगेट दिस। नेक्स्ट टर्म इज आइसोटोपी। आइसोटोपी मीन्स टेक्स्ट रिपीटेड सिमेंटिक पैटर्न्स, ऐसा टेक्स्ट जो कि सिमेंटिक पैटर्न्स को रिपीट करता है। जैसे कि इफ पोएम शोज, या यदि एक पोएम में ये बार बार दिखाया जाता है कि डार्कनेस और नाइट की बात की गई, यानी कि वो पोएम बार बार डार्कनेस और नाइट का कॉन्सेप्ट हमें दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस पोएम में सैडनेस है। वो इट हमें सैडनेस शो करना चाहता है कि उसकी लाइफ में कोई ना कोई सैड थिंग हुई है, उसके प्रेमिका उसे छोड़कर चली गई या फिर कुछ भी, इस तरीके से हम लोग समझ जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज सेम्स। ये टर्म इन्होंने नहीं दिया, पर वो राइटर्स जो किसी टर्म को पॉपुलर करते हैं या फिर उन टर्म का कहीं ना कहीं जिक्र करते हैं, तो वो भी उस टर्म से एसोसिएट हो जाते हैं। जिसमें कहते हैं कि होती है स्मॉलेस्ट सिमेंटिक यूनिट। ये स्मॉलेस्ट सिमेंटिक यूनिट होती है, जैसे कि वुमेन एक यूनिट को अगर हम देखें तो क्या है, वो ह्यूमन बीइंग भी है, वो अडल्ट भी है और वो फीमेल भी है ना, इस तरीके से एसोसिएट किया गया है। द नेक्स्ट टर्म इज नैरेटिव ग्रामर। नैरेटिव ग्रामर जैसे कि इंग्लिश की ग्रामर होती है, हिंदी की ग्रामर होती है, किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज की जो ग्रामर रूल्स होते हैं, वैसे ही स्टोरीज की भी ग्रामर होती है। स्टोरीज आल्सो फॉलो रूल्स, है ना, स्टोरीज भी रूल्स फॉलो करते हैं। जैसे कि उसमें सीक्वेंस होता है, किसी भी स्टोरी में सीक्वेंस होना चाहिए, तभी तो रीडर्स को वो चीज़ समझ में आएगी। जैसे कि वो या तो फ्लैशबैक में होनी चाहिए, भाई हमें पता चलना चाहिए चीज़ पहले हो चुकी है, या फिर वो फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, या फिर वो ऐसे ही क्रोनोलॉजिकली चलती रहनी चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि वहाँ पर स्टोरी में क्या हो रहा है, जिससे कि रीडर जो है वो एनालाइज कर सके उस चीज़ को। तो इसमें ये नैरेटिव ग्रामर की बात करते हैं। द नेक्स्ट वन इज नैरेटिव प्रोग्राम। नैरेटिव प्रोग्राम में ये कहते हैं कि जो कैरेक्टर है उसके अंदर गोल ओरिएंटेड चीज़ें होनी चाहिए। गोल जो है कैरेक्टर में, कैरेक्टर जो भी कैरेक्टर होता है उसके अंदर का गोल होना चाहिए। जैसे कि हीरो को किंगडम मिलना है ना, ऐसे ही, और फिर वो किसी जर्नी पर जाता है, गोज ऑन जर्नी, भाई उसे राज्य प्राप्त करना, उसे कोई ना कोई जर्नी प्राप्त करनी होगी, फिर उसके रास्ते में ऑब्स्टिकल आएंगे, फिर ऑब्स्टिकल वो उन बाधाओं का सामना करेगा, फिर अचीव गोल्स, फिर वो गोल अचीव कर लेगा, जो कि प्योर सीक्वेंस में दिखाया गया है कि नैरेटिव प्रोग्राम में इस तरीके से बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वन इज सिम्योटिक स्क्वायर। सिम्योटिक स्क्वायर वेरी इंपॉर्टेंट इनका, जिसमें ये बात करते हैं कि देखो इसमें बात करते हैं जैसे कि इसमें S1 क्या है, ऐसा कैरेक्टर जो कि बहुत ही पॉजिटिव होता है ना, एकदम हीरो टाइप S1 इसको लेते हैं। और इसके ठीक अपोजिट जो है, ठीक अपोजिट होता है विलन, है ना, जो S2 इसमें हमें प्रेजेंट किया गया है, ये होते हैं कॉन्ट्रेरी, एकदम विपरीत, है ना। और देखो फिर ये कहते हैं, ग्रीमस कहते हैं कि कोई भी कैरेक्टर हीरो और विलन की तरह, तो हाँ भाई इनमें स्पष्ट क्वालिटीज हैं, कोई अच्छा है, बहुत अच्छा है, कोई बहुत बुरा है, लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर भी होते हैं जो थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, जो पूरी तरीके से ना तो अच्छे होते ना ही बुरे होते। जैसे कि S2 कैरेक्टर जो कि नॉट इविल, यानी कि जो बुरा नहीं होता है, नॉट इविल बुरा नहीं है, पर मतलब बुरा मतलब अच्छा है इन द सेंस, बट पूरा अच्छा नहीं है, इसलिए नॉट इविल कहा गया। और S1 यानी कि नॉट गुड, भाई अच्छा नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा बुरा है पर पूरा भी बुरा नहीं है, इस जितना बुरा नहीं है जैसे कि एक विलन होता है। तो ये जो होते हैं कैरेक्टर जो थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, नोट गुड और नोट बैड वाले, वो सब कॉन्ट्रेरी होते हैं। और जैसे कि S1 और /S2 वाले ये कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। ये इस तरीके से रेक्टेंगल में सिमेंटिक स्क्वायर बनेगा, और जो ये पॉइंट जहाँ पर ये बीच में मिलते हैं होता है इम्प्लीकेशन, वो चीज जिसमें कि कैरेक्टर डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो किस स्थिति में है।
जैसे कि अगर हम इन्हीं चीज़ों को एग्जांपल्स के थ्रू समझें तो S1 जो कि हीरो का कैरेक्टर होता है, अगर हम हैरी पॉटर सीरीज़ में देखें, जो कि J.K. रोलिंग द्वारा लिखी हुई वेरी पॉपुलर सीरीज़ राइटिंग, जिसमें मतलब फिल्म भी बनी है, तो उसमें जो हैरी का कैरेक्टर वो पूरी तरीके से हीरो का कैरेक्टर है। अच्छा, ये हो गया S1, यानी कि वो इंसान जिसमें कोई भी बुराई नहीं होती, जो कि टोटली जिसमें गुण भर भर के होते हैं। S2 वो कैरेक्टर जो कि विलन होता है, जो कि हीरो के बिल्कुल अपोजिट होता है, जैसे जो है वोल्डेमॉर्ट का कैरेक्टर है ना, एकदम हीरो के अपोजिट है, ये इविल है। और /S2 जो दिखाया गया है वो है डम्बलडोर, यानी कि वो कैरेक्टर जो कि नॉट इविल, बुरा नहीं है पर मतलब पूरी तरीके से अच्छा भी नहीं है, यानी कि वो कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूज करता है, वो चीज़ें भी छुपाता है हैरी से, पर मतलब ऐसा नहीं है कि वो इस जितना विलन जितना बुरा है और हैरी जितना अच्छा नहीं। और /S1 कैरेक्टर स्नैप जो कि नॉट गुड है ना, ये गुड कैरेक्टर नहीं है और ना ही ये ईविल है, पर इन दोनों कैरेक्टर्स में हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं कब क्या कर दें। तो इस तरीके से ये दो कैरेक्टर नॉट गुड और नॉट ईविल वाले इस तरीके से शो किए गए हैं और इसको इन्होंने इस तरीके से प्रेजेंट किया है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग्स इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। द नेक्स्ट वन इज मोडेलिटीज़। मोडेलिटीज़ में ये दो तरीके की बात करते हैं, मतलब 4 तरीके की बात करते हैं। फर्स्ट वन इज वांटिंग, यानी कि किसी नॉवल में कोई नॉवल स्टार्ट जब होता है तो मतलब उसका जो मेन कैरेक्टर है वो जो हीरो वो क्या चाहता है, उसके अंदर क्या डिज़ायर है। जैसे कि हेमलेट जो है वो चाहता था रिवेंज, हेमलेट वांट्स रिवेंज है ना, उसके अंदर ये डिज़ायर थी कि वो रिवेंज है। द नेक्स्ट वन इज नोविंग, यानी कि वो चीज़ें जो हीरो जानता है, नॉलेज पर बेस्ड होती है। जैसे ही हेमलेट को ट्रूथ का पता चलता है ना, वही उसकी नोविंग थिंग, नॉलेज, जब हीरो को नॉलेज होती है किसी चीज़ की। द नेक्स्ट थिंग इज बीइंग एबल टू, यानी कि एबिलिटी, जैसे कि एबिलिटी होना हीरो में, जैसे कि सुपरमैन कैन फ्लाई है ना, ये एबिलिटी हो गई। अब भाई एबिलिटी क्या है हेमलेट के अंदर क्या वो एबिलिटी है कि वो अपना रिवेंज ले पाए या नहीं, किस तरीके से। द नेक्स्ट वन इज ऑब्लिगेशन यानी ड्यूटी, उसकी ड्यूटी है, यानी कि जैसे कि अर्जुना मस्ट फाइट इन वॉर, अर्जुन की ड्यूटी थी कि वो युद्ध लड़े है ना, श्री कृष्ण ने कहा था कि पार्थ युद्ध लड़ो, और जो कि उसने किया भी और वो जीत भी गया। इसी तरीके से हेमलेट की क्या ड्यूटी थी, मतलब उसने जैसे ही अपने डिज़ायर ली कि वो रिवेंज लेगा, तो भाई उसकी ड्यूटी है कि वो रिवेंज ले, अब उसने लिया या नहीं, इस तरीके से है ना, वो उसकी ड्यूटी में आ गया। द नेक्स्ट वन इज जनरेटिव ट्राजेक्ट्री में बात करते हैं 3 तरीके से, जिसमें 3 तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें बात करते हैं फर्स्ट वन जिसमें डीप मीनिंग, यानी कि कोई भी नॉवल और जो कहानी होती है उसके अंदर डीप मीनिंग होता है जो हमें बाद में समझ में आता है। सेकेंड वन नैरेटिव स्ट्रक्चर होता है पूरी नॉवल में। और सरफेस स्ट्रक्चर जो कि किसी भी नॉवल में या किसी भी फिल्म में हमें शुरू में दिखाई देता है, जैसे कि हैरी और वोल्डेमॉर्ट का जो चीज़ें हैं, जो लड़ाइयाँ हैं वो हमें शुरू में दिख रहे हैं, अरे भाई ये 2 इंसान लड़ रहे हैं इस तरीके से है ना, पर ये जो है ये सरफेस टेक्स्ट की बात होगी, यानी कि ऊपरी तरीके से हमें 2 इंसान इस तरीके से दिख रहे हैं, जैसे कि राम और रावण वाली चीज़ें है ना। पर उसका नैरेटिव स्ट्रक्चर क्या हुआ, नैरेटिव हुआ कि हीरो लड़ता है ना, फाइट लड़ता है, बुराइयों से लड़ता है। और डीप स्ट्रक्चर क्या हुआ कि लड़ाई तो हमेशा गुड और इविल के ही बीच में होती है, राम इज ऑलवेज गुड, राम इज इविल, दैट्स वाई है ना, ये हो गया डीप स्ट्रक्चर वाली बात इस तरीके से। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट राइटर इज तवीज टेंडरो, वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी इंपॉर्टेंट हम सी नैरेटोलॉजी, जिसमें बात करते हैं कि स्टोरी ऑफ नैरेटिव की स्टोरी किस तरीके से कही गई, किसने कही है। फोकस ऑन प्लॉट स्ट्रक्चर है ना, प्लॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसमें बिगिनिंग क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है और फिर एंडिंग क्या है। जिसमें बात करते हैं कि नैरेटर जो किस फॉर्म में होगा, भाई वो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गई है वो नोवेल, या फिर थर्ड पर्सन से, या फिर किसी और स्पेसिफिक कैरेक्टर के उससे। फिर ये टाइम की बात करते हैं कि विच टाइम ऑर्डर, किस टाइम ऑर्डर में लिखे गया, फ्लैशबैक, फ्यूचर,
या फिर प्रेजेंट क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में लिखी गई है उस तरीके से। फिर ये कैरेक्टर्स की बात करते हैं। कैरेक्टर फंक्शंस में जैसे कि हीरो और विलन आ जाते हैं हमारे, और पॉइंट ऑफ व्यू, भाई राइटर ने वो चीज़ें किस तरीके से लिखी हैं, वो रिवेंज टाइप में लिखे, वो रोमांटिक टाइप में या फिर हॉरर टाइप में लिखी है ना, तो कि राइटर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। द नेक्स्ट वन इज नैरेटिव इक्विलिब्रियम। एवरी स्टोरीज फॉलोज ए पैटर्न, कि हर स्टोरी एक पैटर्न फॉलो करती है। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्वल मतलब सब कुछ इक्वल है एकदम, भाई सब कुछ ठीक ठाक है, यानी कि सब नॉर्मल पीसफुली चल रहा है स्टोरी, यानी कि स्टोरी शुरू में ऐसे ही होती है। हालांकि कुछ स्टोरीज ऐसी नहीं होती, बट जैसे कि नॉर्मल स्टोरी दिखाई जाती है, भाई सब कुछ एकदम नॉर्मल तरीके से है। और फिर क्या होता है? डिस्ट्रप्शन आ गया। डिस्ट्रप्शंस मीन्स एनी प्रॉब्लम, यानी कि स्टोरी और नॉवल में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाना, जैसे कि विलन का अटैक कर देना हीरोज पर इस तरीके से। द नेक्स्ट वन इज रिकॉग्निशन, उस प्रॉब्लम का पता होना, रिकॉग्नाइजेशन पहचानना। वेयर इज प्रॉब्लम, की प्रॉब्लम कहाँ है, भाई वो अटैक किसने किया, वो कहीं डायनासोर ने किया है या फिर किसी दूसरे किंगडम के किंग ने किया, इस तरीके से प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना। रिपेयर, उस प्रॉब्लम को ठीक करना, सॉल्व करना। अब भाई किसी ने भी किया है, भाई डायनासोर ने क्या कुछ भी किया है, हमारे हीरो इतने पावरफुल होते हैं कि वो सबसे लड़ बैठते हैं, जो कि बैटल, यानी कि बैटल ही तो हर चीज़ का सॉल्यूशन है। भाई कोई भी अटैक करेगा, चाहे वो इंसान ह्यूमन बींग्स हो या फिर वाइल्ड थिंग हो, मतलब बैटल तो करनी पड़ेगी हीरो को, तो तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और नेक्स्ट चीज़ है न्यू इक्विलिब्रियम, यानी कि फिर से सब कुछ ठीक हो जाना। न्यू नॉर्मल सिचुएशन है ना, पहले सिचुएशन नॉर्मल थी, फिर प्रॉब्लम आई, फिर हमने उसको सॉल्व किया और फिर न्यू इक्विलिब्रियम स्थापित किया दोबारा से इस तरीके से। नेक्स्ट हम ये देते हैं फैंटेस्टिक एकदम फैंटेस्टिक, जिसमें ये कहते हैं कि व्हेन रीडर हेजिटेट, है ना, ऐसी चीज़ें जिसमें रीडर हेजिटेट करे। ये चीज़ क्या है ना, जैसे कि कोई बहुत ब्यूटीफुल गर्ल होती है कि लड़के कितने हेजिटेट करते हैं, भाई मैं इससे बात करूँ या नहीं करूँ, उसमें भी हेजिटेट करते हैं, मतलब दैट गर्ल इज सो फैंटेस्टिक, है ना। और सुपरनेचुरल, जैसे कि ये एग्जांपल, सुपरनेचुरल जो चीज़ें हैं वो या तो रियल में होती हैं या फिर इमेजिनेशन में। अब इस चीज़ का कैसे पता चलेगा, ये दो तरीके से इसमें बताते हैं। फर्स्ट वन इज अनकैनी। अनकैनी मीन्स जिसमें लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिले, जैसे कि स्ट्रेंज साउंड, फिर जो है विंड निकलती है ना, मतलब कई बार इंसान अपनी इमेजिनेशन से ऐसा बना लेता है कि पता नहीं क्या होगा, तो वो सुपरनेचुरल थिंग्स को इमेजिन कर लेता है सिर्फ हवा की उससे, है ना। हमें कितनी फिल्मों में दिखाया जाता है कि अरे ये तो बस हवा थी, या फिर कोई भी प्रैंक करता है, भाई घोस्ट प्रैंक, है ना, उस तरीके से। और जैसे कि मॉन्स्टर किसी को दिख जाए तो भाई वो ड्रीम में ही, मतलब ऐसी चीज़, ऐसी सुपरनेचुरल थिंग्स जो कि फॉल्स निकले रियलिटी में, होता है अनकैनी। और फिर होता है मार्वेलस मीन्स रियल एक्सेप्ट, ऐसी चीज़ें जो फिर रियल में होती हैं, जैसे कि रियल मैजिक, हैरी पॉटर वाली चीज़ें रियल मैजिक से ही रिलेटेड है ना, ऐसा नहीं है वो इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करती हैं, नो, वो रियल में होती हैं। और जैसे कि ड्रैगन्स वाली फिल्मों में ड्रैगन्स जनरली शो किए जाते हैं, जो कि मार्वेलस हो गए, ऐसी चीज़ें जो रियल में हो जाएं, है ना, इमेजिनेशन में एग्जिस्ट ना करे, ड्रीम में एग्जिस्ट ना करे, जो रियल में है वो मार्वेलस है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस इम्पोर्टेंट टर्म्स. So like, share and subscribe. Keep learning, keep growing and keep smiling.